गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। यानी कि जो हमने जॉइंट क्रोमोसोम जो पढ़े थे, जैसे कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जॉइंट क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक को हम पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं और एक को हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं, इन दोनों का जो मकसद होता है वो क्या होता है? जीन एम्प्लीफिकेशन, यानी कि जीन की संख्या को बढ़ाना, ताकि काफ़ी मात्रा में जीन वहाँ पर प्रेजेंट हो और वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो कर सके, ज़्यादा मात्रा के अंदर कर सके। तो उसी कैटेगरी के अंदर भी ये लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम्स आते हैं। लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम जो होते हैं, इसकी आप ये पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं इन मियोसिस इन immature amphibian eggs in which chromatin forms large stiff loop extending out from the linear axis of the chromosomes। ठीक है, इनका लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम है, इनको ये नाम दिया गया है क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती हैं, जो हमें दिखते हैं, तो ये उन ब्रश की तरह दिखाई देते हैं जो हम पुराने समय पर जो ग्लास की जो चिमनी होती है, जो केरोसिन या जो लैंप जो होते थे, उनकी जो ग्लास की बनी हुई चिमनी जो होती हैं, उसको साफ करने के काम में आते थे। कि भी केरोसिन के लैंप हम यूज़ करते थे, उसके ऊपर एक ग्लास की चिमनी होती थी जिससे लाइट बाहर आती दिखती थी, और उसमें जो केरोसिन यूज़ करते थे वो गैस से वो गंदा होता था, तो उसको साफ करने के लिए जो ब्रश हम यूज़ करते थे, वैसे ही इसका अपीयरेंस है। और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? लैंप ब्रश क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, लेटरल लूप्स जो है वो बाहर निकलती हैं, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव उसमें डीएनए होता है। ठीक है, और उसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है, और इसे मुख्य रूप से जो है डिफरेंट प्रकार के जो आरएनएज हैं उनका सिंथेसिस होता है। लैम्ब्रूस क्रोमोसोम जो है, जब हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है, इनकी सबसे पहले फ्लेमिंग ने जो है इनकी खोज की थी 1882 में। ठीक है, और एम्फीबियान के जो ऊसाइट है उसके अंदर इसकी स्टडी की गई थी। सेलामेंड्रा एक है, एम्फीबियान में ही आता है, तो जो ये सेलामेंड्रा था उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और इसको डिटेल से, और इसका जो नाम लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है वो रक्कट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो सार्क ऊसाइट को उसने अध्ययन किया था। ठीक है ना, तो ये भी है। और गाल और जो कैलन है, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी इसकी जो फंक्शनल जो अपीयरेंस है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इसके फंक्शनल टर्म्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से एक्टिव इनएक्टिव जो पार्ट होते हैं उसके बारे में इन्होंने, इसके साइंटिस्ट ने इनको बताया था। ये जो हम क्रोमोसोम है ये कहाँ मिलता है, जब इसके अकरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जैसे कि डिप्लोटिन स्टेजेस है ऑफ मियोसिस के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर इन द प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज, बोथ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, मेंबर्स को छोड़ के। ठीक है ना, तो ये जो इसने बताया है कि मियोसिस के अंदर, जैसे हम सब बच्चे जानते हैं भी, जो प्रोफेज 1 होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। तो मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसके अंदर जो होती है, पहले प्रोफेज 1 आती है, और उस प्रोफेज 1 के अंदर जो है डिफरेंट सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस जो है, ये अवस्थाएं होती हैं। और ये जो डिप्लोटीन जो अवस्था है, जैसे कि इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, जिसको हम कियास्मा कहते हैं, वो वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वो कुछ जगह पर ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बाकी क्या होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये डिप्रोटीन अवस्था होती है, और ये इस अवस्था में क्या होते हैं, ये मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये भी आता है, जब ये जीव जंतु होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है, तो जो ऊ साइड जो बनता है, प्राइमरी ऊ साइड जो बनता है, उसको अलग अलग स्टेजेस के अंदर वो उत्पन्न होता है, और उसका मेन पॉइंट क्या होता है कि उसका साइज बड़ा हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है काफ़ी लार्ज मात्रा में स्टोर हो सके, और उसी हिसाब से उसमें डीएनए की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इन सब करने के लिए वो जो डिप्लोटीन अवस्था है, या जो
प्रोफेज 1 है, ये काफ़ी लंबी अवस्था होती है इन जीवों के अंदर, और इस दौरान जो होते हैं इसमें सब चेंजेज होते हैं। तो लैम्प ब्रश जो क्रोमोसोम है ये उसको ऐड करता है। ठीक है, तो ये लगभग सभी इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स जिसमें एग के अंदर जो है योग काफ़ी लार्ज मात्रा में मिलता है, उन जीवों के अंदर ये मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये जो है मिलते हैं, और ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर भी ये मिलता है, जैसे कि सेजिटा, चिटोग्नेथ, सेपिया जो मोलस्का में आता है, एकिनास्टर जो इकाइनोड्रम है, इनके अंदर भी जो होता है, शार्क्स है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स के अंदर ये मिलता है। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मिलता है, लेकिन उसमें इतना छोटा नहीं होता है। और सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, यानी कि ये पोलिटीन क्रोमोसोम से भी बड़ा होता है। ठीक है भी। अब इसके अंदर जो ये है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्यों बनता है, इसके लिए रीजंस बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होते हैं, तो मियोसिस जो होती है वो काफ़ी एक्सटेंडेड होती है, जो महीनों से लेके कुछ जीवों में तो कई साल तक भी चलती है। ठीक है ना, और इसका अध्ययन एम्फीबियन oocytes में किया गया है। और प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन स्टेज होती है, यानी कि काफ़ी लंबी होती है, 200 दिन से लेके 12 साल तक भी होती है। ठीक है ना, इसके अंदर है। और यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम है ये बाईवैलेंट्स के रूप में है। ये डिप्लोटिन अवस्था के अंदर जो है ये पेयरिंग होमोलोगस जो क्रोमोसोम स्टार्टिंग होती है लेप्टोटिन के बाद, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये बाईवैलेंट्स के रूप में मिलते हैं। बाईवैलेंट्स का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ जाना भी, क्योंकि बाईवैलेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे आपको सभी जानते हैं जो डिप्लॉइड जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है इनमें पेयरिंग होती है, यानी कि साथ साथ रहते हैं। तो ये तो म्यूसिस के अंदर पहले से शुरू हो जाती है, तो ये बाईवैलेंट्स के रूप में क्या होते हैं ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बाईवैलेंस में भी होते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे मानो, और ये ऐसे बाईवैलेंस के रूप में यानी कि दो मिलते हैं, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है मियोसिस के अंदर या माइटोसिस के अंदर इनमें क्या होते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं ऐसी अवस्था के बाद। तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमेटिड और बन जाता है। तो ये है तो बाईवैलेंट स्टेज, लेकिन अब ये क्या होगी, टेट्राड स्टेज बन गई, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड बन गए। तो ये 2 क्रोमेटिड तो क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड, ऐसे इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और एक ये, और जब ये अभी दोनों इसके लेते हैं तो ये क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये टेट्राड स्टेज भी होती है, जो कि पैकिटीन में बनती है और उसमें मियोसिस होती है। तो अब तो ये उसका समापन की तरफ आती है। ठीक है, तो ये बाईवैलेंस के रूप में रहते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है एक ही पॉइंट पर, कुछ पॉइंट्स पर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम कियासमेटा कहते हैं। ठीक है, तो इनका मेन मकसद जो होता है काफ़ी लार्ज मात्रा के अंदर आरएनए का निर्माण करना होता है। आगे इसके बोल हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके अंदर इनका ये रीजन जो होता है वो इसीलिए होता है कि काफ़ी ये होते हैं, तो मंथ से ईयर्स के अंदर होती हैं, और योग जो होती है उसके लिए भी ये आरएनए बनाता है। तो योग बनाने के लिए भी आरएनए जो होता है वो एम्प्लीफाइड जीन्स होते हैं। और न्यूक्लियोलाइड की जो संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है, तो वो भी आरएनए से ही बनता है। न्यूक्लियोलाइड जो होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो भी आरएनए से ही बनता है। और जैसे कि हमने बताया था कि उस साइड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर कर लेता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है एम्फीबिया में इनके अंदर क्या होता है, वो मदर से बॉडी से बाहर होता है, तो इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं, बड़ी रैपिडली चेंजेज होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपने अंदर काफ़ी अच्छे प्रकार से वो स्टोर कर सके। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स होता है इसके अंदर, योग भी इकट्ठा होता है, उसके लिए भी जीन्स एम्प्लीफाइड इसके अंदर होते हैं। आरएनए की भी डिफरेंट प्रकार क्या होती है यहाँ पर, वो सिंथेसिस होती है। इसका जब हम साइज के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो होता है यह 1000 माइक्रोन जो है लगभग लंबा होता है, और 20 माइक्रोन जो है इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और जो जो हम प्रोफेज 1 के अंदर जो है डिप्लोटिन अवस्था तक जाते हैं, इनके अंदर इनकी संख्या और साइज बढ़ जाते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद जो होती है इनकी संख्या और साइज क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, ये नॉर्मल क्रोमोसोम में बन जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है ना, मेटाफेज जाते हैं तो ये कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर आती है, लेकिन जो डिप्लोटीन अवस्था तक जो होते हैं इनका साइज क्या होता है, मैक्सिमम में पहुंच जाता है। इनके अंदर जो है, जब हम इनकी जो स्ट्रक्चर के बारे में, अध्ययन के बारे में जब हम इनके अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इसकी आती है, ठीक है। तो इनके अंदर ये जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम भाई, ठीक है। इसके अंदर ये यानी कि एक क्रोमोसोम, ये दूसरे वाला है। इसमें आपको क्रोमेटिड अभी अलग से नहीं दिखाए गए हैं, ये सिंपल आपको दो क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों होमोलोगस, यानी कि डिप्लॉइड जो जीव होते हैं उसमें दो क्रोमोसोम मिलते हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे ये आपस में पॉइंट पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और या जहाँ जहाँ पर ये मिले हुए हैं, ये है इसके अंदर कियासमेटर, ना कि ये नहीं है, ये पॉइंट जहाँ पर भी ये आपस में पॉइंट जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कियासमेटा कहते हैं। रोलिंग संख्या अब यहाँ पर कम हो जाती है जब हमने इस पोर्शन को, किसी भी एक पोर्शन को, ये सिंगल क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमेटिड है, ये बात ध्यान रखना है। ये जो हमने यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है ये सिंगल क्रोमोसोम, भी एक क्रोमोसोम ही एक ऊपर वाला है, तो ये सिंगल क्रोमोसोम है। जब इस सिंगल क्रोमोसोम को हम मैग्नीफाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, इसमें एक तो आता है जब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई देता है, तो इसमें क्रोमोसोमल एक्सिस आता है एक, तो जैसे कि ये बीच के अंदर जो है डॉटेड पॉइंट जो आपको दिखा रखे हैं, ये एक्सिस आ गया। फिर इस एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्रोमोमियर से दो लूप निकलती हैं जो इसकी लूप कहलाती हैं, ठीक है। और लूप की भी जो है एक अपनी अलग से इसकी भी एक स्ट्रक्चर होती है, तो हम इनके बारे में आपको अभी डिटेल से पढ़ाते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जब हम ये देखते हैं तो ये हाँ जी, तो ये लूप आ गई थी, तो इसके अंदर क्रोमोसोमल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि क्रोमोसोमल एक्सिस है, तो इस क्रोमोसोमल एक्सिस के अंदर आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि क्रोमोसोमल एक्सिस क्या हुआ, कि जैसे कि आपको हमने ये डायग्राम दिखाया था कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में ओवरलैप है, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरे क्रोमोसोम है, ये आपस में ओवरलैपिंग, ये डीएनए नहीं क्रोमोसोम दिखाया आपको, ये जहाँ पर मिलते हैं उसको हम चियास्मेटा कहते हैं, कियास्मेटा, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, और ये प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर जब इसके हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो क्रोमेटिड का बना होता है। इसकी इसमें भी दो क्रोमेटिड है, इसमें भी कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है, तो यानी कि इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर कुल कितने हो गए, चार क्रोमेटिड हो गए। तो जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, ये आपको जो एक्सिस दिखा रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम का है, दूसरे वाला का नहीं है। तो जब इसमें ये एक तो इसका भी एक अपना एक्सिस है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक रंग का, इसका भी एक अपना एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एक्सिस। तो किसी भी एक जो एक्सिस का जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर से दिखाई देती हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल जो एक्सिस होता है, यहाँ पर जो ये मिलता है, तो ये दो क्रोमेटिड का बना होता है, और इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्रोमोसोमल जो एक्सिस है वो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये किस चीज का ये बना होता है, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है क्रोमोसोमल एक्सिस का। तो ये एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये एक्सिस है, और ये यहाँ पर क्रोमोमियर आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये इसके अंदर से एक जोड़ी लूप्स निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स है। तो क्रोमोसोमल जो एक्सिस होता है, यह एक्सिस क्या होता है, दो क्रोमेटिड का मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं। ये एक एक्सियल फिलामेंट है, ये दूसरा, यानी कि ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुल कितने हो गए, दो एक्सियल फिलामेंट हो गए, और दो ऊपर वाले के अंदर एक्सियल फिलामेंट होते हैं, तो यानी कि चार एक्सियल फिलामेंट के या चार क्रोमेटिड इसके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। और ये जो भी एक्सियल फिलामेंट है या जो भी है, ये सारे क्रोमोमियर्स भी जो होते हैं, यहाँ पर हम बीच में पढ़ रहे हैं, ये भी डीएनए के बने हुए इसके अंदर ये होते हैं। और लूप्स जो होते हैं, ये इनका एक्सियल फिलामेंट का बाहर की तरफ में उसमें ग्रोथ है, क्योंकि ये यहाँ पर टाइटली क्वाइल होते हैं, तो जब उसको एक्सप्रेस करना होता है, जैसे कि वो हमने पोलिटिन में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर भी है, तो ये इसमें अनक्वाइल हो जाते हैं फिर ये, और वो लूप के रूप में बाहर निकाल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर टीलोमियर्स भी होते हैं और सेंट्रोमियर्स भी होते हैं। टीलोमियर्स जो होते हैं एक्सियल फिलामेंट के जो है एंड्स पर मिलते हैं,
जो कि थोड़ी सी स्वेलिंग होती हैं और उसमें लूप्स नहीं होती है। जैसे आप ये मान लो यहाँ पर गए तो ये ऐसे खत्म हो जाता है, इसके इससे कोई लूप वगैरह नहीं निकलती, तो ये टीलोमियर कहलाता है, इसके एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है। और प्रत्येक जो बाइवेलेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर एक सेंट्रोमियर भी होता है। कहीं पर भी इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर भी होता है, और उसके अंदर भी क्या नहीं होती, लूप नहीं होती। ये आपको मैं आगे एक डायग्राम और भी है, उसके अंदर भी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर, ये इसमें क्या क्या होता है। आगे जो है क्रोमोमियर्स आती हैं। तो ये जो एक्सिस होता है, इसके ऊपर एक मतलब हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो एक्सियल फिलामेंट है, आप ये मान लो कि ये जो एक्सियल फिलामेंट है, यहाँ आने के बाद क्वाइल्ड होता है, फिर अनक्वाइल्ड, फिर हाईली क्वाइल्ड, फिर क्वाइल्ड। तो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। और यहाँ पर ये एक्सियल फिलामेंट क्या होता है, दो का बना होता है। तो एक हाईली क्वाइल्ड ऊपर है, एक बिल्कुल सेम क्या है उसका नीचे, यानी कि जोड़े के रूप में मिलता है। और प्रत्येक एक्सियल जो क्रोमोमियर है उससे अपनी एक अलग लूप बनती है, एक ऊपर जाती है, एक नीचे वाले से, इसमें लूप्स का निर्माण होता है। ये पेयर्स के अंदर मिलते हैं, प्रत्येक फिलामेंट के लिए एक होता है। ठीक है, अगला है लूप्स। लूप्स जो होते हैं, इस क्रोमोमियर्स जो है उससे ये स्ट्रक्चर्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और ये लूप जो है, इनके अंदर जो ये क्रोमोमियर है जो कि क्वाइल्ड होता है, ये अनक्वाइलिंग की वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर ये आता है, तो ये लूप्स बनती हैं। और इन लूप्स के अंदर जो होता है, जब इसके हम और आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो लूप्स के अंदर जो ये बनती हैं, तो यहाँ पर भाई क्या होता है, ये इसका थिन पोर्शन होता है, और फिर ये इसका आगे ये थिक पोर्शन बन जाता है। ये भी इसकी काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स जो है, ये इसके अंदर ये पॉइंट होती है। थिन और थिक के जो होती है, इनके अंदर ये रीजन्स बनते हैं। शुरू में थिन रीजन होता है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर क्या होता है, आरएनए बनना शुरू होता है, यानी कि आरएनए इसके अंदर से ऐसे ये निकले रहते हैं, और ये जो आरएनए के जो ये फाइबर होते हैं, इनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो शुरू में जो रीजन होता है वो थिन होता है, और लास्ट में क्या होता है, थिक होता है। थिक का मतलब क्या हुआ, अब उसमें आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो गया है। तो वो चीज़ जो है इसके अंदर ये चलती रहती है, और इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर इसके साथ अटैच रहता है। ठीक है भी। और ये लूप्स जो होती हैं, इस लूप्स की एक और भी स्ट्रक्चर आती है कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होती है। इसमें भी दो पॉइंट है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रीजन होता है कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आते हैं, जब हम इन लूप्स के अंदर देखते हैं, इनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ से जैसे आपको मैंने बताया था, ये बड़े बड़े फाइबर ऐसे इनकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक लूप के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से लेके एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मिल सकती है। और जब ज़्यादा यूनिट होती हैं, तो उनके बीच में एक स्पेशल डीएनए भी आ जाता है, जिसका कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता है। और उसके जो ये रीजन आ गया, ये इसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट यूनिट आ गई, फिर ये अगली ट्रांसक्रिप्ट यूनिट आ गई, जैसे इसमें कई क्या होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी हो सकती है। ठीक है। और उसका मेन काम क्या होता है, आरएनए का निर्माण करना उसका मुख्य कार्य होते हैं। और इसके अलावा योग भी बनते हैं। तो ये इनके अंदर ये बताई गई भी लूप्स की जो स्ट्रक्चर है। इन लूप्स के लिए जो है कई हाइपोथेसिस दी गई थी। ठीक है ना, कि क्रोमोमियर जो होता है वो हमने उसको एक मास्टर जीन कॉपी माना है। ठीक है, ये क्रोमोमियर है, ये यहाँ पर मास्टर जीन कॉपी है। और ये जो है, ये फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करके क्या बनाता है, स्लेव जीन कॉपी बनाता है। एक ही लूप के ऊपर ये मास्टर जीन था, तो इसे एक या ज़्यादा कितनी भी स्लेव जीन कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है। तो और स्लेव जो जीन होते हैं वो ही आरएनए सिंथेसिस में भाग लेते हैं, मास्टर जीन जो होते हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसका मेन मकसद तो ये होगा भी वो अकेले से तो एक कॉपी बनती है, अभी इसको कई कॉपी बनेगी, तो उससे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये जो मास्टर और स्लेव जो हाइपोथेसिस है वो इसके अंदर ये यहाँ पर ये लागू होती है। तो भी ये इसके अंदर जो इसकी ये स्ट्रक्चर है, ये भी आगे ये जो लूप होती है, इसके अलावा इसमें वो एक बात और भी है, ये हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लूप के अंदर जो एक इसका भी एक अपना एक्सियल फिलामेंट होता है, जो कि डीएनए का बना होता है। और इसके चारों तरफ एक मैट्रिक्स बनता है। ये मैट्रिक्स जो होता है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि इससे आरएनए बनता है, और उस आरएनए से क्या होता है, वो प्रोटीन जुड़ जाते हैं, जिसको हम आरएनपी पार्टिकल कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि ये उसका बना होता है, राइबो न्यूक्लियन प्रोटीन पार्टिकल का। और जो एक्सियल फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है, डीएनए का। और उसके चारों जो मैट्रिक्स होता है, तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो इनका बना होता है। ठीक है भी। तो ये इनके अंदर लूप है, ये एक्स की एक्सिस है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में और बताते हैं।
तो ये आपको लूप्स थी, सिमेट्रिकल होते हैं दोनों, जो लूप बनती है वो लगभग आइडेंटिकल होती है, सेम नहीं होती है लगभग वो, ठीक है, मतलब सेम होती है, आइडेंटिकल नहीं होती है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस हो जाते हैं। सेंट्रोमियर में कोई लूप नहीं होती है, आपको मैंने बता दिया, लगभग 10,000 लूप्स बनती हैं पर क्रोमोसोम सेट में, यानी कि हैप्लोइड सेट के अंदर, ठीक है ना, हैप्लोइड सेट में 10,000, तो डिप्लोइड में कितनी होगी, 20,000 के ये होती हैं। लूप्स का साइज भी वेरी भी करता है। और लेटरल लूप्स के अंदर क्या होते हैं, 5 से 10% जो डीएनए होता है, ठीक है, बाकी डीएनए क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ठीक है, और जीनोम के साइज लूप्स की संख्या भी बढ़ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन इन लूप के अंदर होता है, और उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी वहां पर यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। और ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है इस लूप का, वहां पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बनता है, और वहां से जो देखो ये आपको जैसे बताया गया है, लूप फ्रॉम इस आरएनए फाइब्रिल्स ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ प्रेजेंट होते हैं, इंक्रीजिंग लेंथ के अंदर होती है, इसलिए इसका एक थिन एंड होता है जहां से शुरू होती है, और एक थिक एंड जो होता है वो इसके अंदर वो बन जाता है, ठीक है। और इनके अंदर काफी इंटेंसिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे हेटेरोजेनस आरएनए बनता है, ठीक है, जो कि एमआरएनए के एक प्रकार का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, जिससे एमआरएनए बनता है, बाकी आरएनए भी यहाँ पर ये बनते हैं। मैट्रिक्स की ये बनी होती है, जो कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होती है, इसमें हेटेरोजेनस आरएनए होता है, और उससे प्रोटीन्स भी क्या होते हैं वहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है, साइज थिकनेस में होती हैं, ये भी है। तो ये आपको सब वही आपको मैंने जैसे समझा दिया है, इसके अंदर प्रोटीन मिल जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स भी है, और जैसे जैसे मियोसिस प्रोसीड करती है, लूप जो होती हैं उसकी संख्या कम हो जाती है, और अल्टीमेटली जो होती हैं डिसअपियर होती हैं ड्यू टू द री बैक इनटू द क्रोमोमियर होते हैं। वैसे इनके अंदर जो होती हैं री अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कॉपी हो जाती है, तो लास्ट में जो होती हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, इनका ये होती है। तो लूप्स यानी कि जो ये है डिप्लोइड के बाद ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, छोटे बड़े दिखाई दे जाते हैं। तो ये इसकी जो भी स्ट्रक्चर्स है ये आपको हमने दिखाने की कोशिश की है। ये क्रोमोसोमल एक्सिस है, ये क्रोमोमियर्स है, ये एक्सियल फिलामेंट है, और ये जो है उसके साथ मैट्रिक्स है, ये सब जो इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको इसके ये हैं। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, तो ये कियासमेटा जैसे यहाँ पर है, यानी कि दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इनसे ऐसे ये लूप्स बन रही हैं, और बीच में ये सेंट्रोमियर है, इसके अंदर सेंट्रोमियर में और कियासमेटा में क्या होता है, लूप्स का निर्माण नहीं होता है, बाकी जगह जो होता है वो आता है। तो ये विजिबल स्ट्रक्चर है, ये इन्फर्ड स्ट्रक्चर है, ये आरएनए जो इसके अंदर बन रहे हैं ना, इसकी साइज के साथ ये दिखाए गए हैं। तो ये है, तो ये जो है लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम है उसके अंदर आता है। लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम का एक तो क्रोमोसोम मैपिंग में आता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी क्या होता है, इसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। लूप्स जो होती हैं क्रोमोसोम मैपिंग में काम आते हैं। ईच लूप के अंदर क्या होती है, एट ए कांस्टेंट पॉइंट इन द क्रोमोसोम, क्योंकि लूप ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल जाए, एक जगह पर फिक्स जगह पर मिलती है, ठीक है। और फिर जीन एक्सप्रेशन जो होती है उसके बारे में भी इसका स्टडी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और हमारे अंदर भी जो होती है यूकैरियोट्स के अंदर भी जो है जीन एम्प्लीफिकेशन जो होती है उस साइट निर्माण के समय ये उसमें भी काम आती है। मेन क्या है कि जब उस साइट जो बनता है उसमें जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, और इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम होता है जो योग जिनके ज़्यादा मात्रा में बनता है उसके लिए भी इसमें आरएनए का निर्माण होता है, और उससे जो ऊ साइड बना है उसमें न्यूट्रिएंट्स और डीएनए और आरएनए जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं उसके अंदर भी अच्छे प्रकार से क्या होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, और वो फिर जीव के जो डेवलपमेंट है उसमें वो काम में आते हैं भी, ठीक है भी। तो ये था लैंप ब्रश क्रोमोसोम के बारे में भी। धन्यवाद।